चलें बेटा, ये आपकी क्लास होती है फ्री वीकली क्लास, जिसे हमने नाम दिया है हर एक बच्चा ये ज्वाइन कर सकता है। जो बच्चे एकेडमीज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए है क्लास, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करके कोई ना कोई सीट निकाल सकें। पढ़ना आप नहीं होता है बेटा, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ना अल्टीमेटली आपने ही होता है। तो आप ये देखें कि पास्ट पेपर करें, जिस तरह से अभी आपको पता असिस्टेंट एसएन जीएडी की सीट्स हैं। इसी तरह से आप देखें कि एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, सीटीडी कारपोरल की सीट्स हैं। इससे पहले अगर जाऊं मैं तो लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, इस तरह से इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये वो तमाम सीट हैं जिनका जो सिलेबस है वो जर्नल है। मतलब जर्नल सिलेबस का मतलब ये है कि जो 10 सब्जेक्ट होते हैं वो उनमें से पेपर बनता है। आज भी एक पेपर हुआ असिस्टेंट का, आप देखें उसका एनालिसिस करें तो देखें पास्ट पेपर में से कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा होता हूं कि पास्ट पेपर जो है ये बाइबल है, ये आपको करने ही पड़ेंगे। तो आप में से अगर कोई बच्चा पास्ट पेपर नहीं कर रहा तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो इस तरह से कितनी क्लासेस को ज्वाइन कर ले, जो पास्ट पेपर का गैप है अगर वो कवर नहीं कर रहे आप तो बेटा आपका कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप ये देखें कि पास्ट पेपर की अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से जो आपका वीक एरिया है, वीक पोर्शन है, उससे अगर आप कवर नहीं कर रहे, वालेकुम सलाम, अगर आप उसे कवर नहीं कर रहे तो तब भी आप मेरिट से बाहर जा रहे हैं। पास्ट पेपर के साथ साथ आपका जो वीक पोर्शन है, वीक जो सब्जेक्ट है, आपने वो करना होता है। तो ये जो हमने क्लास रखी हुई है इसमें हमने कोई ना कोई सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को किया है, पाकिस्तान हिस्ट्री का पोर्शन किया। अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर फलां लेक्चर जो है जी अनहाइड कर दें। बेटा ये जो फ्री क्लास है ना, ये लाइव है। मैं भी अगर चाहूं तो रिकॉर्डेड पड़े हैं मेरे पास लेक्चर, मैं आपको दे सकता हूं। मैं यहाँ पे अपने पूरा वीकेंड जो है ना आपके लिए सेक्रीफाइस करके मेरी पूरी टीम आके बैठी होती है। अगर मैं इधर आके आपको क्लास दे रहा हूँ लाइव, तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता है कि आप कम से कम आप 24 घंटों में से 2 घंटे निकाल के आए और तैयारी करें। इतना तो वैल्यू दें आप अपने मकसद को। तो ये लाइव होती हैं, 24 घंटे के बाद ये खत्म हो जाएंगे। ये तो हमने वैसे कुछ ओपन छोड़ी हुई है ताकि आप लोग फायदा उठा लें, अदरवाइज ये लाइव है। बाद में अगर आप कहें जी हम बाद में कर लेंगे, बेटा बाद में कुछ भी नहीं होता। जब मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो भाई आप लोगों को सीट चाहिए, आपने पेपर पास करना है, तो आप क्यों नहीं सेक्रीफाइस कर सकते? जो नहीं कर सकते इसका मतलब वो नॉन सीरियस है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से चले जाएं, कहीं और चले जाएंगे। चले हम शुरू करते हैं बेटा। हमने इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो था शुरू किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है वो किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो है ना आया, और किस तरह से केदार से फिर हमने आगे चल के अदनान से फिर फैर बिन मालिक जिसे हमने कुरैश कहा था, उससे फिर हम आगे लेके चले अब्दुल मनाफ साहब तक लेके आए, अब्दुल मनाफ से फिर हाशिम साहब तक लेके आए, हाशिम साहब से फिर आगे हम शेबा, जिनका उर्फ आम में ना असल नाम तो शेबा था उनका, लेकिन उन्हें जो है ना तारीख में याद रखा गया अब्दुल मुतलिब साहब के नाम से। अब्दुल मुतलिब साहब से फिर अब्दुल्ला साहब से फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थ है वहां तक हम आए। फिर नबी पाक की बर्थ के बाद जो वाकयात थे चाइल्डहुड के, हमने सारे वो देखे 1 बाय 1। उसके बाद हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कैसे मिली। नबूवत के बाद भी हमने जो 3 साल थे वो देख लिए थे कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया। अब 3 साल गुजर गए हैं, खुफिया तबलीग फरमा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खुफिया तबलीग का एक टाइम था, वो 3 साल का था, जिसमें टोटल कोई 40 के करीब लोग मुसलमान हुए। अब हुआ क्या, अब एक टाइम आया। अच्छा, इस दौरान मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर था नबी पाक का, जहां पे नबी पाक बैठा करते थे, सहाबा किराम से बैत लिया करते थे,
वो हजरत अरकम का घर था, दार अरकम जहाँ से मशहूर हुआ था। तो इस्लाम की पहली दरसगाह नहीं कहेंगे बल्कि दरसगाह यूनिवर्सिटी तो आगे चल के जब हिजरत करके जाएंगे मुसलमान, तो मदीना में जब सुफा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मस्जिद नबी बनाएंगे, वो पहली दरसगाह होगी, पहली यूनिवर्सिटी होगी। ये आप कह सकते हैं कि इस्लाम का जो पहला सेंटर था तबलीग का वो कौन सा था, इस तरह से सवाल बनेगा। तो हजरत अरकम का घर है, तो वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जी, सहाबा कराम से बैत लेते थे, उन्हें मुसलमान करते थे और वहां से बैठ के इस्लाम की जो तबलीग थी वो किया करते थे। अब 3 साल गुजर गए, 3 साल के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि जी अब आप क्या करें, खुल्लम खुल्ला ओपनली तबलीग शुरू कर दें। तो 3 सालों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पे चढ़े, जबल नूर में। सफा की पहाड़ी पे चढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया अपनी कौम को, अपने कबीले को, मक्का वालों को, और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक खबर दूं कि इस पहाड़ के दूसरी साइड से एक बड़ा लश्कर आके तुम्हारे पे हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? सबने कहा जी जरूर करेंगे, क्यों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन जो थे वो मशहूर हो चुके थे, कोई बंदा ये सोच नहीं सकता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना जिंदगी में कभी झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम आपकी बात पे 100% यकीन करेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी, अपने जो पॉइंट था उस पर यार उन्हें कहा कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, इन बुतों की परस्तिश छोड़ दो, मैं तुम्हें एक खुदा की तरफ बुलाता हूँ। जिस तरह पहली मेरी बात पे आप यकीन कर रहे थे, मेरी इस बात पे भी वैसे ही यकीन करें। अगर वो कुफार थे, वो मुशरिक थे, तो उन्होंने क्या किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया और वो क्या हो गए, मुखालिफ हो गए, नबी पाक के दुश्मन हो गए। नबी पाक के आपके घर की फैमिली के लोग जो थे, मतलब करीबी जो रिश्तेदार थे, चचा जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो इस तरह करीबी रिश्तेदार थे, मतलब असल में वो लोग जिनका कारोबार था बुत बेचने का, बुतों का जो मेला लगता था वहां पे, जिसमें जो है ना जी आप आगे चल के देखेंगे अबू जहल, अबू सुफियान, ये बड़े बड़े नाम थे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, दुश्मन हो जाएंगे। अब असल में इम्तिहान जो होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब शुरू हो जाएगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मजालिम के जो आप कहेंगे कि पहाड़ जो है वो तोड़ दिए जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, उनकी शादी कहा जाता है कि अबू लहब के 2 बेटों के साथ, उतबा और उतैबा, उनके साथ हो चुकी थी। उसने सबसे पहले नबी पाक को टॉर्चर करने के लिए मेंटली उसने जो है ना उन दोनों को तलाक करवा दी। उनका आगे चल के निकाह फिर हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ, एक के बाद एक। इसीलिए हजरत उस्मान गनी को क्या कहा गया, ज़ुन्नूरैन कहा गया, 2 नूरों वाला। तो इस तरह से जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ना जी एक का नाम है उकबा बिन नबी मुहीत, उसने एक दिन आपके गर्दन में अबाया डाल के जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घसीटा। इसी तरह से जो है ना जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज पढ़ रहे होते थे तो आपके ऊपर जो है ना कभी गंदगी डाल दी जाती थी। इस तरह की मतलब नबी पाक को तकलीफें दी गई। सिर्फ नबी पाक को नहीं दी गई, जो नबी पाक के साथ वाले लोग थे, जो कंपेनियन थे, जो आप कहेंगे नबी पाक के सहाबा कराम थे उस वक्त के, उन्हें तकलीफें पहुंचाई गई। जिस तरह से आप ये देखें कि हजरत सुमैया के बारे में देखें आप, हजरत सुमैया जो थी हजरत यासिर की घरवाली थी। हजरत यासिर हजरत अम्मार यासिर हजरत अम्मार के वालिद थे, तो उनकी घरवाली थी हजरत सुमैया। अबू जहल ने कहा जाता है कि उन्हें नेजा मारा, उन्हें शहीद कर दिया। तो इस्लाम की पहली शहीदा के बारे में सवाल आएगा, कौन है? तो हजरत सुमैया जो थी वो इस्लाम की पहली शहीदा थी। उन्हें जो है ना जी क्या किया गया, शहीद किया गया। इस तरह से जो है ना आप देखें कि हजरत मुसअब बिन उमैर को देखें, उन्हें उसकी वालिदा ने घर से निकाल। हजरत मुसअब बिन उमैर जो थे ये मतलब एक शाना जिंदगी गुजारने वाले इंसान थे। जब ये हक की तलाश में निकले और नबी पाक का पता चला, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो इनकी फैमिली ने इन्हें घर से निकाल दिया। ये आके फिर नबी पाक के पास रहे और सारी जिंदगी नबी पाक के पास ही रहे। इसी तरह से आप देखें कि हजरत ये देखें खुबाब को देखें, हजरत खुबाब को अंगारों पर लिटाया जाता था। इवन कहा जाता है कि उनके कमर की जो चर्बी थी, जो गोश्त था वो पिघल जाता, उससे जो अंगारे थे वो बुझ जाते थे। इस लेवल का तशद्दुद किया गया नबी पाक के जो साथी थे उन पे। तो इस तरह से आप देखते हैं, कुछ हमने थोड़ा सा जिक्र किया इन सहाबा कराम के बारे में। इस तरह से मतलब 2 साल जो थे ये ज्यादा तकलीफ में गुजरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफें पहुंचाई गई, लेकिन साथ वाले जो साथी थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्हें ज्यादा तकलीफें दी गई। थोड़ा सा मैं मैप बना देता हूँ, जरा आसानी हो जाएगी मैप से हमें चीजों को समझने में।
उससे आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। आवाज का तो कोई इशू नहीं है, मुझे बताइएगा जरा बेटा। मैप बना ले। मैंने आपको बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की तबलीग फरमाई थी, कहां पे की थी? कहां पे की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अरेबियन पेनिनसुला, जजीरा नुमा अरब। क्या नाम है बेटा इस जगह का नाम? जजीरा नुमा अरब, जिसे हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो मुल्क बनाए थे, ये यमन है और ये ओमान है। ये बेटा हमारे पास मक्का है और ये है हमारे पास मदीना। ये हमारे पास मदीना है। मुल्क शाम आपको पता हमने यहाँ बनाया था, मुल्क शाम हमने यहाँ पे बनाया था। इस तरह से जो है ना जी, ये मक्का है, ये मदीना आज का सऊदी अरेबिया जो है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह से जो है ना, मैप में थोड़ा सा और चीजें क्लियर कर लेते हैं हम। जिन बच्चों ने मैप पढ़ा हुआ उन्हें तो चीजें क्लियर होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बना रहा हूं। यहाँ पे बेटा हमारे पास सारे का सारा अफ्रीका, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारे पास? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक मुल्क है जिसका नाम है हमारे पास अबैसिनिया, जिसे हम हबशा कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? हबशा कहेंगे। जरत हबशा जो होगी उसका जिक्र करने लगे हैं। अब यहाँ मक्का में मुसलमानों पे जुल्म, दरमियान में ये सारा सी है, रेड सी है। कौन सा सी है ये हमारे पास? रेड सी मौजूद है। अब जब यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है मक्का में, और मुसलमान थोड़ी तादाद में है, वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो उस दौरान फिर क्या होगा जी? जो इवेंट आपने मेन याद रखना है वो कौन सा होगा जी? हिजरत हबशा का होगा। कौन सा होगा जी? टॉपिक का जो है ना जी, हिजरत हबशा लिख लें बेटा। ये जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इस्लामिक स्टडीज का चल रहा है, इसमें अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हिजरत हबशा। अव्वल पहली हिजरत, फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा। इसमें कब हुआ, कौन से साल में होगी बेटा? लिखे नंबर 1 600, इसमें आप लिखेंगे 615 एडी, और नबुवत का 5वां साल, 5 नबवी को कहा जाता है। नबुवत का 5वां जो साल था 615 एडी बनेगा। कहीं कहीं पे 613 एडी भी मिलता है, जो कि सही नहीं है। 615 ठीक है। 610 में तो नबी पाक को नबुवत मिली है, तो 5 साल जब नबुवत को हो जाएंगे तो कौन से साल बनेगा? 615 बनेगा। ये ठीक है बेटा। तो 615 नबवी को, 615 एडी को और 5 नबवी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से कहा कि वो हिजरत करके चले जाए हबशा। क्यों चले जाए हिजरत हबशा? सवाल ये, नबी पाक खुद क्यों नहीं गए? खुद इसलिए नहीं गए क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया अभी। क्योंकि नबी जो होता है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, वो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल पैरा होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अभी हिजरत का हुक्म नहीं आया, लेकिन सहाबा कराम पे जो जुल्म हो रहा था उसे देखते हुए नबी पाक ने कहा कि वो क्या करें? हबशा चले जाए। हबशा क्यों चले जाए? और कोई मुल्क नहीं था आसपास, थे, लेकिन हबशा में कहा जाता है उस वक्त नजाशी बैठा हुआ था जिसका असल नाम था असमहा। उसके बारे में आता है, एक तो वो ईसाई था, दूसरा वो बड़ा आदिल था। वो अपने लोगों के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर जुल्म नहीं करता था, आदिल था और ईसाई था। इसीलिए उम्मीद थी कि यहाँ पे जो है ना जुल्म नहीं होगा मुसलमानों पे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि वो चले जाए मक्का से हबशा की तरफ। तो 615 के अंदर 5 नबवी को टोटल जो है जी 16 लोग थे टोटल, जिसमें से 12 मैन थे और 4 वोमेन थी। सवाल ये पूछा जाएगा कि जी हिजरत हबशा में टोटल कितने लोग थे? तो 16 थे। अच्छा, कहीं कहीं पे 15 भी आता है। 15 आएगा तो फिर यहाँ पे 11 मैन हो जाएगा। वोमेन हमारे पास 4 ही होंगी। 2 रेफरेंस है बेटा ज्यादातर पेपर में इसी के बारे में, 15 के बारे में पूछ रहा होता है। दोनों में से एक देगा, दोनों नहीं होंगे, परेशान ना हो आप। तो 16 कहेगा तो 12 मैन और 4 वोमेन। अगर 15 कहेगा तो 11 मैन और 4 वोमेन। यहां से हिजरत करके पहुंच जाएंगे हबशा की तरफ। हिजरत हबशा अव्वल है, ये फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा है। अब हिजरत हबशा हो गई, मुसलमान यहाँ 2 से 3 महीने रहेंगे। फिर इन पे मुसलमानों पे खबर ये पहुंचाई जाएगी कि जी पूरे का पूरा जो मक्का है, पूरे का पूरा जो कुरैश का कबीला है वो मुसलमान हो गया है। जब इन्हें खबर मिली कि मक्का पूरा मुसलमान हो गया, तो फिर हम यहाँ परदेश में क्यों रहे? तो फिर ये भी वापस आ जाते हैं मक्का, ये भी वापस आ जाते हैं मक्का। इस तरह से जो है ना जी, लेकिन आप वापस आते हैं तो हालात वैसे ही होते हैं।
जो खबर पहुंचाई गई थी इन तक वो गलत थी, झूठी थी। यहां तक मुझे बता दे, क्लियर हो गया? यहां तक जो इवेंट्स है बेटा क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, बताइएगा बेटा। चलें, यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अब इसमें देखें बेटा, हिजरत हबशा हो गई 5 नबवी में, और 5 नबवी का ही एक और इवेंट याद रखना है आपने, जो सवाल में अक्सर पूछ लिया जाता है, और वो है जी हमारे पास हजरत हमजा का इस्लाम कबूल करना। हजरत हमजा का इस्लाम कबूल लिखना हजरत इसके बारे में भी सवाल बनेगा। ये भी 615 का ही इवेंट है, 5 नबवी का वाकया है। तो हजरत हमजा जो नबी पाक के चचा थे, एक बड़े जंगजू जबरदस्त किस्म के इंसान, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ताकत मिली, कुछ हिम्मत मिली, कुछ तगड़े जो लोग थे वो भी नबी पाक की तरफ अब आना शुरू हो गए थे। अब आगे जब चलेंगे तो इसमें आप देखें कि मैंने आपको बताया कि मक्का के लोग नबी पाक के जो करीबी दोस्त थे या मक्का के जो सरदार थे, जिनकी रोजी रोटी चलती थी बुत परस्ती से और बुतों को बेचने में, वो सारे मुखालिफ हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ तरीके अपनाए नबी पाक को जो है दुख पहुंचाने के। खालिद इब्न वलीद के वालिद के बारे में आता है, वलीद बिन मुगीरा के बारे में, कि वो अबू तालिब साहब के पास पहुंचे थे अपने बेटे को लेके। वलीद को, खालिद को नहीं, खालिद के अलावा एक और जो भाई था इसका, उसे लेके पहुंचा अबू तालिब के पास, क्योंकि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सरबराह है या मक्का के जो मुतवल्ली है वो कौन है, वो अबू तालिब साहब है ना। तो उनके पास लेके गए, उन्हें कहा कि ये मेरा बेटा है, इसे आप अपने पास रखें, आप इसे कत्ल कर दें, आप इसे मार दें, आप जो इससे काम लेना चाहें, ये आपके सामने उफ भी नहीं करेगा, जैसे आप कहेंगे वैसे करेगा। बदले में मुझे क्या करें जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे दें। तो अबू तालिब साहब ने पूछा जी क्या करेंगे आप उसका? उन्होंने कहा जी मैं जो है ना जिन्हें ले जाके कत्ल कर दूंगा नऊजुबिल्लाह, क्योंकि इन्होंने हमारा जो दीन ही है उसे खराब किया है, हमारी नाक कटवा दी है, कुरैश को बदनाम कर रहे हैं, ये इस तरह का उसने इल्जाम लगाए। तो अबू तालिब साहब ने भगा दिया, उन्होंने भगा ही देना था इस तरह से। और इस तरह से हज़रत उमर फारूक साहब के बारे में आता है कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था उस वक्त तक। तो ये भी क्या थे, बड़े दुश्मन थे इस्लाम के भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी। तो एक दिन कहा जाता है कि वो घर से निकले और गुस्से से कि जी आज तो मैं जो है ना नऊजुबिल्लाह नबी पाक को बस खत्म ही कर दूंगा। रास्ते में जब जा रहे थे तो किसी ने बताया कि जी किधर जा रहे हैं उमर? तो उन्होंने कहा जी इस तरह से मैं जा रहा हूँ, तलवार कहा जाता है हाथ में थी उनके पास। तो उन्हें बताया गया कि जी उमर साहब बाद में जाइएगा उधर, पहले अपनी घर की खबर लें, आपका जो बहनोई है हजरत सईद और आपके जो सिस्टर है फातिमा वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी है। तो वहीं से कहा जाता है वापस जाते हैं तो जाके जो अपनी सिस्टर है, अपनी बहनोई जो सिस्टर जो थी, उन्हें जाके मारते पीटते हैं, और जब थक हार के बैठ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि जी बताओ क्या पढ़ रहे थे आप, बताओ मुझे भी जरा। तो वो फिर सूरह तहा की तिलावत फरमाती है। याद रखिएगा सवाल बने सारे सवाल। ये भी सवाल बनाया कि जी बताएं हजरत उमर फारूक की जो सिस्टर थी उनका नाम क्या था? फातिमा था। उनके बहनोई का क्या नाम था? हजरत सईद था उनके बहनोई का नाम। फिर पूछा गया हजरत उमर फारूक जो है वो कौन सी आयत को सुन के, कौन सी सूरत के सुनने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया था? तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने सूरह तहा की तिलावत की थी। सूरह तहा की जब इन्होंने तिलावत सुनी तो उसके बाद क्या हुआ, इनके दिल पे असर हुआ और सीधे नबी पाक के पास हाजिर हुए और जाके क्या किया, इस्लाम कबूल किया। जो वाकया है हजरत उमर फारूक कैसे मैं रेज करता हूँ इस्लाम कबूल करने का, ये 616 एडी का, याद रखिएगा 616 एडी का, मतलब 6 नबवी कहेंगे इसे आप। हाँ जी, नबूवत का छठा साल है, छठा नबवी, 6 नबवी, 6 नबवी के बाद है ये भी। तो हजरत उमर फारूक का जो पूरा नाम था ना वो था उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब, और एक और उमर भी थे जी,
उम्र बिन हशाम, उम्र बिन हशाम को उर्फ आम में अबू जहल कहा गया। बनु मखजूम कबीला था इनका, बनु मखजूम कबीला था जी, मखजूम, बनु मखजूम इनका कबीला था। तो इनके बारे में जो है ना जी वो एक हदीस मिलती है हमें कि अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम की दौलत अता कर दे। तो कहा यह जाता है कि वो जो दुआ थी वो कबूल हुई थी उमर बिन खत्ताब के हवाले से। उमर बिन हशाम जो था इसके बारे में मैं क्यों करवाया आपको सवाल, क्योंकि पेपर में पूछा गया था कि उमर बिन हशाम वाज द नेम ऑफ, तो ये असल में नाम था अबू जहल का, या इनका कबीला पूछ लिया जाता है। तो ये दो उमर थे जी जिनके बारे में जो है ना कहा जाता है कि अल्लाह के नबी ने दुआ की थी। तो उमर बिन खत्ताब के बारे में दुआ कबूल हुई थी, मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्होंने नहीं किया था, ये काफिर होके ही मरेंगे, जंग बदर में इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। दो भाई जो है ना जिसे कत्ल करेंगे, माज और मऊज, आगे चल के हम गज़वा बदर के अंदर देखेंगे। तो इस तरह से 6 नबवी का जो वाकया है हमारे पास वो क्या है बेटा, हज़रत उमर फारूक का जो इन्हें इस्लाम कबूल करना है। कौन सी सूरत को सुन के इन्होंने इस्लाम कबूल किया था? सूरह तहा की तिलावत सुन के इन्होंने जो है ना क्या किया था, इस्लाम कबूल किया था। सिस्टर का नाम क्या है? फातिमा है, और इनकी बहनोई का क्या नाम है? हजरत सईद है। ठीक हो गया जी। तो ये वाकया है। उसके बाद का जो इवेंट है वो है जी हमारे पास हिजरत हबशा 2, सेकंड माइग्रेशन टू हबशा। इसे मैं रेज करता हूं। वो 7 नबवी का वाकया है। देखिए नबूवत के साल से चल रहे हैं अभी हम देख रहे हैं नबूवत। पहले हम देख रहे थे नबी पाक की बर्थ से, पहला दूसरा। आज हम देख रहे हैं आज 7 नबवी, 7 नबवी का जो वाकया है बेटा ये है हमारे पास हिजरत हबशा 2, सेकंड हिजरत हबशा 7 नबवी। अगर इसे एडी में देखेंगे ना बेटा तो एडी में ये 616 बनता है। ये भी एडी में इसे भी जो है ना जी 616 एडी ही ये बनता है। लेकिन अगर नबवी में देखेंगे तो नबूवत का ये 7वां साल था। तो 7 नबवी में जो है ना जी दोबारा से जब यह मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे तो दोबारा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि वो हबशा चले जाएं। तो अब की बार जो लोग हैं बेटा कितनी है जी? 111 हो जाएंगे, 111 हो जाएंगे। इसमें से जो 83 है ना जी ये मैन थे और बाकी 18 बचेंगे वो मैन होंगे। हाँ जी 83 और 18 जमा करें से 8 और 3 11, 1 8 और 1 9, 9 और 1 10, 101 होगा बेटा। ये 101 का फिगर है बेटा, ये 101 का फिगर है बेटा, 111 का नहीं है। 101 लोग थे टोटल, 83 जिसमें से मैन थे और वोमेन कितनी होंगी बेटा? इसमें 18 होंगी। ठीक हो गया। इसे बेशक आप इसे ऐड कर 8 और 3 11, 1 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है 101 का फिगर है बेटा। टोटल जो लोग थे कितने थे जी? हिजरत हबशा 2 में 101 लोग थे। हिजरत हबशा अव्वल में कितने थे? 15 लोग मैंने आपको वहां लिखवाए हैं। 11 मैन और 4 वोमेन हमारे पास हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास 83 मैन है और 18 क्या बनेंगे? हमारे पास वोमेन बनेंगे। अब दोबारा से हिजरत करके चले गए कहां पे? हबशा की तरफ। अब हबशा में जो है ना जी कौन बैठा हुआ था? नजाशी बैठा हुआ था। अब मक्का वालों ने देखा, कुरैश वालों ने, कि यार ये तो सारे उधर चले गए, हमारे अजाब से बच गए। तो इन्होंने 2 बंदे भेजे यहां से। कुरैश वालों ने, मक्का वालों ने 2 बंदे भेजे कि वो जाएं, जाके वो बातचीत करें नजाशी के साथ और इन बंदों को लेके आए वापस मक्का। अब वो जो लोग थे वो जाते हैं मिलने के लिए। उनमें एक नाम था उम्र बिन आस का। उम्र बिन आस जो था आपको पता है बाद में इस्लाम कबूल करता है। तो एक ये शख्स थे, इनके साथ एक और बंदा था जो भेजा गया। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपसे, वैसे मैं आपको बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन के लिए। वो जाते हैं, जो सवाल बनेगा वो आपका चल के मैं बताता हूं आपको। सवाल यहां से ये बनेगा, वो जाते हैं, जाके नजाशी से मिलते हैं। नजाशी का असल नाम पूछ लिया जाता है, असहमा, असहमा उसका नाम था। उसे जाके मिलते हैं
और उसे कहते हैं कि ये जो भगोड़े हैं जो आपके पास आए हुए हैं बंदे, ये हमारे भगोड़े हैं, हमारे गुलाम हैं, वहां से जो है ना ये भाग के आए, हमारे हवाले करें। तो नजाशी ने बुलाया, इनसे पूछा कि हाँ जी आप उनके गुलाम हैं, आप उनके भगोड़े हैं। तो उस वक्त कहा यह जाता है कि जिस बंदे ने तकरीर की नजाशी के सामने, या जो अपना केस था वो प्रेजेंट किया, लड़ा नजाशी के सामने, उसका नाम है जी हजरत जाफर तैयार, जो कि हजरत अली के क्या थे जी, भाई थे। तो वो आगे हुए, उन्होंने अपना पूरा केस जो है ना जी प्रेजेंट किया कि जी हम जो थे क्या थे जी, बुत परस्ती क्या करते थे, हमें जो है ना कोई सेंस नहीं था। हमारे दरमियान में एक ऐसा शख्स आया जिसने हमें एक वाहिद अल्लाह की तरफ बुलाया, हमने बुतों का इनकार किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बताया, इस्लाम के बारे में बताया, तो हम इनके जो खुदा हैं उनके इनकारी हैं। अब वो जो गए हुए थे हमारे पास उमर बिन आस और बाकी लोग, उन्होंने कहा देखा मैंने आपको कहा नहीं था कि ये जो है ना हमारे दीन के भी इनकारी हैं और आपके दीन के भी इनकारी हैं, मतलब ईसा को भी नहीं मानते ये, और ये हमारे जो बुत हैं उन्हें भी नहीं मानते। तो उस वक्त फिर नजाशी ने पूछा हज़रत जाफर तैयार से, हाँ जी आपका नबी हमारे नबी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है? तो उस वक्त हज़रत जाफर तैयार ने क्या किया था, जिसे मैं रेज करता हूं, तिलावत की थी किसकी? सूरह मरियम की। सूरह मरियम की तिलावत की हजरत जाफर तैयार ने। हजरत जाफर तैयार जो है ना जी, ये सूरह मरियम की क्यों की? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है जी? हजरत मरियम है। तो सूरह मरियम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है, तो उसकी तिलावत फरमाई, जिससे जो है ना जी नजाशी कुछ मुतमैन हुआ। नजाशी ने कहा जी बिल्कुल ठीक कहता है आपका नबी, हमारे मजहब में भी यही बातें बताई गई हैं हमारे नबी के हवाले से। इस तरह से वो जो सहाबा कराम थे वो यहीं रहेंगे और इस तरह से उमर बिन आस को वापस भगा दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने स्टे किया। अब सवाल क्या बनेगा, एक तो ये याद रखिएगा सवाल, कितने लोग थे, लीड कौन कर रहा था, लीड किसने किया? हज़रत जाफर तैयार ने किया। कौन सी सूरत की तिलावत की उसके सामने? सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। इस तरह से वो यहीं रहेंगे और मक्का वाले वापस आ जाएंगे। अब मक्का वालों ने देखा कि यार ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रोक ही नहीं पा रहे, ये तो बाजी नहीं आ रहे, इनका तो लोग फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं इनके लोग, क्या किया जाए? तो हल ये निकाला गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है उसका बाइकाट कर दिया जाए, उसे मक्का से ही बदर कर दिया जाए, मक्का से ही निकाल दिया जाए और इन्हें मैसूर कर दिया जाए। कोई भी मक्का का या कुरैश का बंदा इस खानदान के साथ, इस घर के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, ना कोई मिलेगा, ना कोई इस्लाम कबूल करेगा। मुकम्मल तौर पे बाइकाट किया जाएगा। शेब अबी तालिब में, शेब अबी तालिब का वाकया लिख सकते हैं आप, शेब अबी तालिब का जो वाकया कब की बात है, ये भी 7 नबी की बात है, इसे मैं रेज कर देता हूं। ये भी 7 नबी का, कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी बताइएगा जरा मुझे, ठीक है? मैं थोड़ा सा पानी पिलाएं। शेब अबी तालिब का जो वाकया है ये भी 7 नबूवत के 7वें साल का है। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें जो है ना जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का बाइकाट किया जाएगा, मक्का से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो शेब अबी तालिब की जो घाटी थी वहां पे नबी पाक का खानदान रहेगा। तो कितने साल तक रहे? 3 साल तक बाइकाट रहेगा। तो अब तक 3 इयर्स तक क्या होगा जी, बाइकाट रहेगा नबी पाक के खानदान का। तो 3 साल बड़े साल होते हैं। एक मुआहदा लिखा उन्होंने, मुआहदा लिख के कहा जाता है खाना काबा में लटका दिया कि जी कोई भी जो है ना इनके साथ ताल्लुक नहीं रखेगा, जो बंदा ताल्लुक रखेगा या लेन देन करेगा उसके साथ भी यही वाकया होगा, मतलब उससे भी बदर कर दिया जाएगा, उसके साथ भी बाइकाट हो जाएगा। इस तरह से नबी पाक का खानदान 3 साल तक। शेब अबी तालिब की घाटी का मतलब ये नहीं है कि कोई जो है ना जी बड़ी हरियाली थी, बड़े दरख्त थे, वहां चश्मे थे और बड़ा जो है ना जी एक अच्छा माहौल था वहां पे। 3 साल बस वो कटे हुए थे मक्का वालों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। सहरा है, आपको बताया मक्का में सारा,
डेजर्ट थे वहां पे, सारा बहुत बुरा हाल था। नबी पाक के खानदान का 3 साल तक सोशल बाइकाट रहा, किसी ने कुछ नहीं लिया दिया। तो हालत यहां तक पहुंची नबी पाक और उनके खानदान की कि नबी पाक का खानदान जो था वो दरख्तों के पत्ते और दरख्तों की जड़ें और सूखा हुआ चमड़ा भिगो भिगो के खाने पे मजबूर था। आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा अजीज है, हमारा यकीन है कि जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, तो वो 3 साल गुजार रहा है इतनी सख्ती में। क्या अल्लाह पाक जिस तरह मूसा की कौम के लिए अल्लाह पाक ने उतारा था आसमान से खाना, मनो सलवा नहीं उतार सकते थे नबी पाक के लिए? उतार सकते थे, लेकिन नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? यह पॉइंट है थोड़ा सा समझने का। इसलिए नहीं उतारा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग हो रही है, कीमत अदा कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी? रियासत मदीना की। जो आगे चल के रियासत मदीना बनाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग हो रही है, जो कीमत अदा करने की मैं आपसे कहता हूं, अक्सर मैं अपने लेक्चर में आपको कह रहा होता हूं कि कुछ भी दुनिया में ऐसे नहीं मिल जाता। आप लोग ख्वाहिश तो रखते हैं कि आप 16 या 17 स्केल के ऑफिसर बन जाएं। हालत आप लोगों की ये होती है 2 घंटे के बाद आप तीसरा घंटा पढ़ नहीं सकते। 1 महीने पढ़ने के बाद आप कहते हैं बस पेपर पास हो जाए किस तरीके से। भाई एक बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है या 6 महीने से तैयारी कर रहा है, तो अल्लाह पाक उसके साथ इंसाफ नहीं करेगा। उसे पहले सीट मिलेगी, आपको मिलेगी। मतलब कीमत अदा करनी होती है। आपको दुनिया में कोई भी चीज चाहिए ना, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा मेहनत की शक्ल में। तो हर चीज की दुनिया में कीमत है। 16 स्केल की और 17 स्केल की बात करें तो 17 स्केल की ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको 16 की निस्बत। तो जितना बड़ा आपको मर्तबा चाहिए अपनी जिंदगी में, उतनी ज्यादा कुर्बानियां, उतनी ज्यादा सेक्रीफाइस। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यार दुनिया का सबसे अजीम इंसान, उसके साथ ये मौजज़े नहीं हो रहे जो मौजज़े आप और मैं उम्मीद लगा के बैठे होते हैं अल्लाह पाक से, सिर्फ इस बात पे जी हमने कलमा पढ़ लिया है। तो मेहनत करनी होती है, कीमत अदा करनी होती है। तो हमारे नबी जो है वो कीमत अदा कर रहे हैं। यार आपका क्या ख्याल है, छोटे छोटे बच्चे नहीं रोए होंगे खाने के लिए? जवान इंसान फिर भी बर्दाश्त कर जाता है। बुजुर्गों की और बच्चों की हालत बहुत बुरी होती है अगर खुराक ना मिले तो। 3 साल कोई थोड़ा टाइम नहीं है, 3 दिन नहीं है, 3 महीने भी नहीं थे। तो इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने इधर गुजारे शब अबी तालिब में 3 साल। लेकिन जब एक आजमाइश होती है, जब आप कीमत अदा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अल्लाह पाक नवाजना शुरू करता है। तो ये तकलीफों का दौर जो था खत्म हो जाएगा। अभी आगे चल के आप देखेंगे कि इवेंट और होगा, उसके बाद फिर तकलीफों का जो दौर था वो खत्म हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला नवाजना शुरू कर देंगे नबी पाक को भी और बाकी लोगों को भी। तो इस तरह से शब अबी तालिब में नबी पाक रहे। 3 साल रहेंगे तो कब वापस आएंगे? 10 नबवी को। 10 नबवी और 619 एडी याद रखिएगा। एडी में रखेंगे तो 619। थोड़ा सा फर्क इसलिए आता है कि कमरी साल जो है या जो हमारा ईसवी कैलेंडर है, इसमें थोड़ा सा फर्क है 8-10 दिन का। तो हर साल जब वो साइकिल बनता है तो ईयर में फर्क आ जाता है। अच्छा, 10 नबवी को कैसे वापस आए? वो जो मुआहदा लिख के उन्होंने लटकाया था खाना काबा में, तो कहा जाता है उसे दीमक खा गई थी। और इधर से नबी पाक की फैमिली का भी बहुत बुरा हाल था। तो इस तरह से बात उन्हें कन्वे की गई। फिर बताया गया मक्का के सरदारों को, जी मुआहदा ही खत्म हो गया तुम्हारा, उसे दीमक खा गई है, अब किस चीज का मुआहदा? तो इस तरह से जो है ना जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान था वो वापस आया था, मक्का में वापस आ गया। और उस वक्त जो बुजुर्ग थे, कौन बुजुर्ग हो चुके थे इस वक्त? हजरत अबू तालिब साहब। हजरत अबू तालिब साहब जो है ना जी, उनकी एज काफी हो चुकी थी। तो ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। तो बुजुर्गों को आपको पता है खुराक का वैसे चाहिए होती है तो ज्यादा असर होता है। तो हजरत अबू तालिब साहब जो है 619 एडी में 10 नबवी को वापसी पे इनका इंतकाल हो जाता है। ये फौत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। और उसके 3 दिनों के बाद कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेगम होती है हजरत खतीजा, जो दुख सुख में नबी पाक के साथ रही, पार्टनर रही,
और अबू तालिब साहब भी आपको बताया कि परवरिश की कितने सालों तक, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तब से लेके अब तक नबी पाक के साथ हैं, हर मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़े हैं। तो दो इतने मतलब प्यारे रिश्तेदार नबी पाक का जो रिश्ता था, मतलब एक बेगम है, दूसरे चचा है, चचा भी बाप की तरह, तो दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए नबी पाक क्या कहेंगे, इस साल को आम उल हज़न कहेंगे। क्या कहेंगे जी? आम उल हज़न, ईयर ऑफ सॉरो, याद रखिएगा, ईयर ऑफ सॉरो कहेगा वो आपको पेपर में, ईयर ऑफ सॉरो कहेगा, गम का साल, आम उल हज़न, गम का साल। तो 619 एडी में कहेगा तो 619 एडी से आप कहेंगे। अगर आप इसे नबवी में कहेंगे तो 10 नबवी, नबूवत का 10वां साल था। ठीक हो गया जी। और हज़रत अबू तालिब साहब चले गए, उनके 3 दिनों के बाद हज़रत खतीजा भी इस दुनिया से चली गई। अच्छा, यहां से सवाल बनता है कि ये कहां पे दफन है? तो अभी आप मक्का में मौजूद हैं, मदीना तो गए नहीं। तो 2 कब्रिस्तान है मशहूर, जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला। जो मुअल्ला है वो मक्का में है और जो बकी है वो मदीना में है। जन्नतुल बकी कहां पे कब्रिस्तान है? पूछता सवाल, किधर है? मदीना में है। जन्नतुल मुअल्ला जो है वो किधर है? मक्का में है। तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान किधर है? मक्का में है। तो ये दोनों कहां पे दफन होंगे? मक्का में, जन्नतुल मुअल्ला में दफन होंगे। याद रखिएगा, सवाल बना के वो नबी पाक की कौन सी बेगम है जो मदीना में दफन नहीं है? बाकी सारी जो है वो मदीना में है, मतलब जन्नतुल बकी में है, या जन्नतुल बकी में नहीं दफन है, इस तरह से भी कहेगा। या वो कौन सी बेगम है जो जन्नतुल मुअल्ला में दफन है? तो हज़रत खतीजा जो है ये नबी पाक की वो बेगम है, पहली बेगम भी थी, आपको पता है। इसी में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी, हमने डिस्कस किया है पहले सारा। तो इस तरह से जो है ना जी, 2 प्यारे जो थे नबी पाक के इस दुनिया से चले गए। तो ये आपका वाकया था 10 नबवी का, यहां तक मुझे बताने क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे 10 नबवी में ही एक और वाकया है, ताइफ का वाकया है। ताइफ का वाकया बेटा मुझे बता दे, यहां तक क्लियर हो गया? जी बेटा बताइएगा। इसे मैं रेज करता हूं, आगे चलते हैं। चलें जी, उसके बाद है जी हमारे पास 10 नबवी का ही वाकया है, ताइफ का सफर। नबी पाक क्या करेंगे जी? ताइफ का सफर करेंगे। नबी पाक क्या करेंगे जी? ताइफ का सफर करेंगे। नबी पाक ने देखा कि ये मक्का वाले तो मानते नहीं है बात, अरसा हो गया इन्हें जो है ना वो ढीठपन पे उतर आए हैं। तो अब नबी पाक ने कहा कि मक्का के बाहर निकल के हम कुछ लोगों को तबलीग करने की कोशिश करते हैं। तो मक्का से यहाँ तकरीबन कोई 60 मील के फासले पे बताया जाता है कि हमारे पास एक बस्ती थी ताइफ की। ताइफ की क्या थी? यहाँ पे हमारे पास एक बस्ती मौजूद थी ताइफ में, सकफी कबीला मौजूद था। ताइफ के अंदर सकफी कबीला मौजूद था, याद रखिएगा। सकफी, बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं यहाँ से, ताइफ कबीले से या सकफी से, जिसमें से एक नाम मोहम्मद बिन कासिम का भी, वो भी ताइफ से था, सकफी कबीले से था। इसी तरह से हम देखें अबू उबैद सकफी, बहुत बड़ा नाम, और जंग जसर में जो शहीद हुए थे हज़रत उमर फारूक के दौर में, पर्शिया हाथियों की जंग में ईरान को फतह करते हुए। उसके बाद आप देखेंगे मुख्तार सकफी, एक बहुत बड़ा नाम, अबू उबैद सकफी का बेटा था, जिसने वाकई करबला के जो करेक्टर थे उन सारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया था। तो इस तरह के बड़े बड़े नाम पैदा हुए ताइफ से, बड़े जंगजू थे ये लोग। तो ताइफ में जो है ना जी नबी पाक जाएंगे, किस लिए जी? कब का वाकया? ये 10 नबवी का वाकया है। तो इस तरह से नबी पाक गए ताइफ, ताइफ वालों को तबलीग करने की कोशिश की, लेकिन ताइफ वाले नहीं माने। जालिमों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो लड़के थे वो बाश उन्हें लगा दिया, उन्होंने नबी पाक को पत्थर मारे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो
कहा जाता है जूते मुबारक थे वो खून से भर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। और जो है ना यहीं पे एक बाग था, उतबा बिन रबिया और शेबा बिन रबिया का कहा जाता है, उसके बाग में जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह लेते हैं। और वहीं पे जो है ना जिब्राइल अमीन आ जाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं नबी पाक के पास और आगे कहते हैं कि अल्लाह के नबी हुक्म करें, इस पूरी ताइफ की बस्ती को गर्क कर दूं, मैं इसे बर्बाद कर दूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लों में से कोई इस्लाम की खिदमत करेगा, इस्लाम कबूल करेंगे ये लोग और ये इस्लाम फैलाएंगे दुनिया में। और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो है ना जी इन्होंने इस्लाम फैलाया, इस्लाम के लिए खिदमत की ताइफ वालों ने। तो इस तरह से सूरह जिन कहा जाता है कि इसी दौरान जो है नाज़िल हुई थी। अच्छा, इसी दौरान जो वो बाग था उसमें कहा जाता है अद्दास नामी एक इनका मुलाजिम था, वो आके नबी पाक को जो है ना जी कुछ मतलब है कि फ्रूट पेश करता है, कुछ पानी वगैरह पिलाता है, इस तरह से खिदमत करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो है ना कहा जाता है इस्लाम कबूल करते हैं। अद्दास था उसका नाम, याद रखिएगा। उतबा उतैबा का क्या था वो था क्या कहते हैं उसे, गुलाम था, जिसने आगे क्या किया था जी, आपको जो है ना जी पानी छानी पिलाया था, इस तरह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये 10 नबवी का वाक़या। अब देखें चारों तरफ से क्या है जी, नाकामी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से क्या हो रही है, नाकामी हो रही है। वो कीमत अदा करने वाली बात हुई। इस तरह से एक टाइम होता है जब तक आप पे कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, और उसके बाद फिर एक फुल स्टॉप लगता है आपकी तरफ से आजमाइशों का, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो नवाज़िशें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक बुलाएंगे, कहाँ, अपने पास, आसमानों पे बुलाएंगे। आसमानों पे बुलाएंगे, अल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, और उसके बाद जो है ना कुछ नबी पाक को गिफ्ट दिए जाएंगे। और उसके बाद से जो है ना क्या होगा जी, लोगों के दिल बदलना शुरू हो जाएंगे तेजी के साथ, और इस्लाम फैलता चला जाएगा। तो 10 नबवी का ही वाकया बेटा, इसे मैं रेस कर देता हूं। वाकया है किसका जी, मेराज का वाकया। वाकया मेराज लिखें जरा, 10 नबवी का ही वाकया है जी, 10 नबवी का ही वाकया है जी, वाकया मेराज। वाकया मेराज। तो वाकया मेराज जो है बेटा ये 27 रजब, 27 रजब है जी, एग्जैक्ट डेट भी पूछता है कभी कभी। 27 रजब का ये वाकया है जी, और 10 नबी, 27 रजब 10 नबी का। तो इसमें क्या होगा जी, हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मौजूद होते हैं हजरत उम्मे हानी के घर। हजरत उम्मे हानी कौन है, हजरत अली की सिस्टर हैं, मतलब नबी पाक की कजन है। वहां पे मौजूद होते हैं। तो जिब्राइल अमीन आते हैं, आपके पास तशरीफ लाते हैं, और आपको कहते हैं जी आपको अल्लाह पाक ने बुलाया है। तो इस तरह से जो है ना जी, बुराक लिखे जरा, बुराक, जिस सवारी पे सवार होकर जाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराक। ये कहा जाता है घोड़े की तरह की इसकी जिसामत थी, और इसका जो फ्रंट साइड थी वो इंसान के शक्ल की थी, इस तरह से। ये इसे पर लगे हुए थे, ऐसे ये बड़े तेजी के साथ हवा में उड़ सकता था जानवर। तो ये भी कहा जाता है कि जन्नत में दाखिल होने वाला पहला जो परिंदा होगा या जो जानवर होगा वो बुराक होगा, इस तरह से कहा जाता है। अच्छा, बुराक पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार करा के यहां से जाएंगे मक्का से पहले किधर, यरूशलेम। यहाँ पे बैतुल मुकद्दस मौजूद है, यरूशलेम मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, यरूशलेम मौजूद है। यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस है। तो पहले वहां पे गए बैतुल मुकद्दस में, और वहां जाके जो है ना कहा यह जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 नफल पढ़ते हैं। जब नफल पढ़ते हैं तो उसके बाद जिब्राइल अमीन 2 गिलास जो है पीने के लिए लेके आते हैं, नबी पाक को आके देंगे। एक में कहा जाता है दूध होता है, दूसरे में कहा जाता है शराब होती है। तो नबी पाक शराब को रिजेक्ट करके दूध का गिलास पी लेते हैं, और फिर यहां से यरूशलेम से आसमानों की तरफ चले जाएंगे, आसमानों की तरफ चले जाएंगे, और आसमान पे जाके फिर अल्लाह पाक से मुलाकात होगी। वाकया मेराज में क्या होगा जी, कहां से जा रहे हैं, मक्का से उम्मे हानी के घर से आप चले थे, और पहले यरूशलेम गए थे, यरूशलेम से बैतुल मुकद्दस से, उसके बाद फिर आगे गए थे। ठीक हो गया जी। इसे मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूं, और इस वाक्य को आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं,
आसमानों की तरफ। तो आसमानों की तरफ जा रहे हैं, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, 7 आसमान है ना मुसलमानों के मुताबिक। तो उन पे किस किस नबी से मुलाकात हुई, ये सवाल बन जाते हैं अक्सर। तो लिखिए जरा, फर्स्ट आसमान पे जो है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से याद रखिएगा, पहले पे आदम अलैहिस्सलाम, आखिरी पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत नीचे से नजर आ रहा देखिएगा साजिद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम और इब्राहिम। चौथे पे है जी अदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत अदरीस, में आपको पढ़ाऊंगा इनका अदरीस के बारे में ना, कि इनका याराना हो गया था इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। तो इन्हें भी जिंदा उठाया, अदरीस अलैहिस्सलाम को भी आसमान से जिंदा उठाया गया था। ठीक हो गया जी। उसके बाद छठे पे है जी हमारे पास हजरत मूसा। हजरत मूसा इधर से दूसरे पे मूसा, इधर से दूसरे पे हजरत ईसा। हजरत ईसा, हजरत ईसा और हजरत मूसा। अब पांचवें पे हजरत हारून। हजरत हारून इधर से तीसरे पे हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ के साथ ऐड कर लें याकूब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और याह्या के साथ, ईसा के साथ ऐड कर लें याह्या, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से 7 आसमानों पे जिन जिन पैगंबरों से नबी पाक की मुलाकात हुई, उसके हवाले से कभी कभी सवाल बन जाता है। तो पहला जरूर याद रखना है, चौथा जरूर इदरीस जरूर याद रखना है, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरूर याद रखना है। ठीक हो गया जी, पहला, चौथा और 7वां। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इसलिए याद रखना है छठे पे, क्योंकि आगे जब हम चल के पढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया, आप याद कर लेंगे। अब जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब 7वें आसमान पे पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। 7वें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। वहां पे एक जगह थी जिसका नाम था बैत मामूर। बैत अल मामूर। बैत अल मामूर के बारे में आता है कि ये इस तरह से, जिस तरह हमारा खाना काबा है जमीन पे, वैसे ही एक बिल्डिंग है वहां पे 7वें आसमान पे, जहां पे फरिश्ते क्या करते हैं, तवाफ कर रहे होते हैं। फरिश्ते क्या कर रहे होते, तवाफ कर रहे होते हैं। 70,000 फरिश्ता एक टाइम में तवाफ करता है। तो बैत मामूर के बारे में सवाल बनाया, किधर है ये? 7वें आसमान पे, 7th स्काई पे मौजूद है क्या हमारे पास बैत मामूर। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए। आगे एक जगह आएगी सिदरतुल मुंतहा। सिदरत सिदरत उल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा एक मकाम है 7वें आसमान से भी आगे, जहां पे बेरी का दरख्त था। किसका दरख्त था? बेरी का दरख्त मौजूद है। सवाल बनाए पेपर में, बेरी का दरख्त मौजूद था। वहां पे जाके जिब्राइल अमीन की जो थी वो ब्रेक लग गई। उन्होंने कहा जी आगे नहीं मैं जा सकता। आगे आए अल्लाह के नबी, आप खुद जाएं, अल्लाह ताला से जाके मुलाकात करें, इससे आगे मेरी कैपेसिटी नहीं है जाने की। तो कहा जाता है कि उस तक जब वो गुजर रहे थे तो एकदम से जब लाइन आई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐसे जोर से पीछे की तरफ जल्दी से जब हटे तो उस वक्त उनके जो सारे पर थे वो नजर आए। तब कहा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पर गिने थे, और ये कहा जाता है कि जिब्राइल अमीन के जो टोटल परों की तादाद है वो 600 है। ठीक हो गई। इसके बाद फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाएंगे, अकेले खुद जाएंगे, अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे 1 to 1। और मुलाकात के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया जाएगा, किसका? नमाजों का। किसका जी? नमाज। नमाज का फर्ज हुई जी, नमाज का फर्ज हुई 10 नबवी को। 10 नबवी को वाक़या मेराज पे 50 नमाजों का कहा जाता है गिफ्ट दिया गया था। जब वापस आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात होगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कुछ कम करवाएं, उम्मत इस तरह से इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेंगी। तो फिर ये रिवायात मौजूद है कि वो कम होके 5 रह गई थी। इस तरह की जो रिवायात है ये आपको बताइए, रिलाय नहीं किया जा सकता उनके ऊपर। बारकैफ हमने सवाल ये याद रखना है कि नमाज जो फर्ज हुई कब हुई?
10 नबी को नबी पाक की तरफ से, नबी अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक को गिफ्ट दिया गया। और इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, मुलाकात करके दोबारा वहीं यरूशलेम उतरेंगे फ़लस्तीन में, यहीं पे फिर दोबारा से 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे और उसके बाद अपने घरों को आ जाएंगे। तो ये वाक़या मेराज था, ये वाक़या मेराज था। वाक़या मेराज की सबसे पहले तस्दीक किसने की, सवाल ये बनेगा, अबू बकर सिद्दीक साहब ने की। इसीलिए अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला था। जब नबी पाक ने आके ये वाक़या सुनाया मक्का वालों को कि जिस तरह से मैं राती रात गया हूं, कहाँ, यरूशलेम फ़लस्तीन, वहां से मैं 7वें आसमान का चक्कर लगा के अल्लाह पाक से मुलाकात करके वापस आ गया हूं, और टाइम भी थोड़ा सा गुजरा था, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा झूठ है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से ये फ़लस्तीन जाने में कई महीने लगते थे। अब जो लोग गए जा चुके थे पहले से फ़लस्तीन, जिन्होंने बिल्डिंग्स देखी हुई थी वहां पे, बैतुल मुक़द्दस की, नबी पाक तो पूरी जिंदगी नहीं गए थे ना इससे पहले, उन्होंने फिर नबी पाक का इम्तिहान लिया कि जी बताएं फला बिल्डिंग कैसी है, फला कैसी है, अगर आप गए होंगे तो सही बताएंगे। इस तरह से उन्होंने इम्तिहान लिया, नबी पाक ने सही सही बता दिया। जो मानने वाले थे उन्होंने मान लिया, जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने नहीं माना। तो ये बात जब फैली बाहर, तो लोगों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक से चलो पूछते हैं जाके, इसका दोस्त है बचपन का। तो उन्हें कहा कि जी इस तरह से जो है ना जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जी वो एक रात में गए और चक्कर लगा के वापस आ गए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अबू बकर सिद्दीक साहब ने कहा कि अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई है तो मुझे इस पे यकीन ही है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, ये बात सच है, हक है। तो इस बात के ऊपर फिर उन्होंने तो मजाक उड़ाया जो पूछने वाले थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए सद्दीक, तूने सिद्दत किया, सच कहा, तस्दीक की। सबसे पहले जो तस्दीक करने वाले हैं वाक़या मेराज की, वो अबू बकर सिद्दीक साहब है। खैर, जिस तरह से अब जो है ना जी मक्का में मौजूद है, अब अगले साल क्या होगा 11 नबवी को, अब थोड़ा सा मामला बेहतर होना शुरू होंगे, इसे मैं रेज करता हूं। अब क्या होगा जी, अब देखेंगे जी हम 11 नबवी, नबूवत का 11वां साल। 11 नबवी को क्या होगा जी, मदीना के अंदर कबाइल मौजूद थे, बहुत सारे कबाइल मौजूद थे मदीना में। यहाँ पे यहूदी भी हैं, यहाँ पे जो है ना जी कुफार भी हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सारे कबीले मौजूद थे। तो 2 कबीले थे, औस और खजरज। औस और खजरज, ये 2 बड़े कबीले थे मदीना के। अब ये जो कबीले थे ये आपस में लड़ते रहते थे, ये आपस में लड़ते रहते। लड़वाता कौन था इन्हें? यहूदी। यहूदी ने आपस में लड़वाते रहते थे। यहूदियों के मदीना के अंदर 3 बड़े कबीले थे। सवाल बनते हैं, नंबर 1 है जी हमारे पास बनु कैनका, बनु कैनका। दूसरे नंबर पे बनु नुजैर, जिसे हम बनु नजीर भी कहेंगे। और नंबर 3 है जी हमारे पास बनु कुरैजा। ये 3 बड़े कबीले थे यहूदियों के, किसमें? मदीना में। तो ये क्या करते थे? लड़वाते थे इन्हें आपस में, और अपनी इनकी जो चुदराहट थी वो कायम थी। जब वो आपस में लड़ते रहेंगे इनकी चुदराहट तो कायम रहेगी ना। और ये उन्हें डराते भी थे कि जी हमारा नबी आने वाला है, हम क्या करेंगे, तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। जिस तरह यहूदियों की किताब में है कि जी हम दोबारा से जो हमारा वो ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, और दोबारा से जो है ना जी हम किंग डेविड जो है हमारे वापस आएंगे, और हम दोबारा से क्या करेंगे जी, जो ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, दुनिया पे हुकूमत करेंगे। तो वही नजरिया था यहूदियों का। तो ये इस तरह से मामला चलाते थे। अब औस और खजरज ने देखा कि यार नबी तो आ गया है मक्का में, खबर पहुंची हुई थी इनके पास, तो बजाय कि ये उनसे राबिता करें, वो जो नबी आ चुका है मक्का में, और ये फिर इकट्ठे होके हमें मारे, उससे बेहतर नहीं है कि हम खुद राब्ता करें उस नबी से, हमारे पहले ताल्लुकात बन जाए। तो 6 लोग, 11 नबवी को 6 लोग, औस और खजरज कबीले के कितने लोग? 6% जो थे ना जी, ये तशरीफ लाते हैं मक्का और नबी पाक को आके मिलते हैं, नबी पाक को आके
मिलते हैं और नबी पाक को कहते हैं जी हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और हम आपको दावत भी देते हैं कि आप मदीना आए। इस तरह से नबी पाक ने इन 6 लोगों को वापस भेज दिया। उन्हें कहा कि आप कम लोग हैं, अपने जो बाकी लोग हैं उन पे काम करें और फिर ज्यादा लोगों को मेरे पास लेके आए, फिर देखते हैं क्या करना है। तो फिर अगले ही साल 12 नबवी को 6 के बजाय 12 लोग आएंगे और नबी पाक के हाथ पे बैत करेंगे और उस बैत को कहा जाएगा बैत उकबा उला। फर्स्ट इसे मैं रेज करता हूं, बैत उकबा उला और बैत उकबा सानी को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहां से जो सवाल बनेंगे वो किस तरह से बनते हैं। बैत उकबा उला लिखें जरा। बैत उकबा उला ये 12 नबवी की बात है बेटा। कब की बात है? नबूवत का ये 12वां साल है। सवाल बनता है पेपर में कि 12 नबवी को कितने लोग आए थे, 13 नबवी को कितने आए थे, 11 नबवी को 6 आए थे। उन्होंने बैत नहीं की थी। बैत करने के इरादे से वो जरूर आए थे। नबी पाक ने कहा था वापस जाओ और बंदों को लेके आओ। तो अब 12 नबवी को 12 लोग, कितने लोग हैं जी? 12 पर्सन है जी। ये आते हैं और आके उकबा के, मक्का से बाहर उकबा का मकाम था एक, वहां पे आके नबी पाक के हाथ पे बैत करेंगे और नबी पाक को दावत देंगे कि जी आप तशरीफ लाएं किधर, मदीना की तरफ, हमारे पास आप आ जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दावत कबूल नहीं की थी, बल्कि आप खुद नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह ताला के, मैंने आपको बताया कि जो नबी होता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो वो कुछ करेगा। तो अभी हिजरत का हुक्म नहीं है मिला नबी पाक को। तो इसीलिए नबी पाक ने हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत मुसअब बिन उमैर, इन्हें जो है ना जी मक्का से मदीना की तरफ भेजा मुतवल्ली बना के। सवाल ये बनेगा कि फर्स्ट पर्सन कौन था जो मक्का से हिजरत करके मदीना गया, पहला शख्स। तो मुसअब बिन उमैर साहब जो नबी पाक के हम शक्ल थे, ये जो है ना जी पहले मुअल्लम भी कहेगा, पहला मुअल्लम मदीना में, जो जिन्होंने इस्लाम सिखाना था लोगों को, पहला एम्बेसिडर भी कहेगा कि मदीना में मुसलमानों का पहला एम्बेसिडर, पहला एम्बेसिडर कहे, पहला मुअल्लिम कहे, पहला जो है ना जी शख्स कहे जो माइग्रेट करके मक्का से मदीना गया, उनका नाम क्या है? हज़रत मुसअब बिन उमैर। इन्होंने जाके वहां तबलीग की, लोगों को क्या किया जी, इस्लाम के बारे में अवेयरनेस दी। अगले ही साल 13 नबवी को, ये 12 नबवी का वाक्य है, आगे वाक्य 13 नबवी का। तो 13 नबवी को क्या होगा जी? ज्यादा लोग आएंगे। कितने लोग थे? 75 लोग थे। 75 जो लोग थे ये भेजेंगे यहां से लोगों को तैयार करके जाए, जाके वो नबी पाक के हाथ पे बैत करें। इस इवेंट को क्या कहा गया था? बैत उकबा सानी। बैत उकबा सानी जो है ये कब हुई बेटा? 13 नबवी को हुई। कितने लोग थे? इसमें 75 लोग थे। कहीं कहीं 73 लोग का भी रेफरेंस मिला, 73 पीपल्स का भी मिला रेफरेंस, लेकिन 75 ठीक है। 75 लोगों ने आके नबी पाक के हाथ पे बैत करेंगे और इस तरह से फिर नबी पाक को दावत दी जाएगी कि जी आप मक्का से तशरीफ ले आए मदीना। उसके बाद फिर इसी साल कुछ दिनों के बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आएगा हिजरत का कि जी अब आप मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। तो इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नेक्स्ट इवेंट है वो हिजरत शुरू हो जाएगी, हिजरत का साल शुरू हो जाएगा। तो यहीं पे हम इसे रोकते हैं। हिजरत का जो इवेंट है वो फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक हम करेंगे, कोशिश इसे करेंगे, कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके जो सवाल हैं जर्नल प्रिपरेशन के हवाले से वो हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो जरा आप मुझे बताएंगे कि आपके सवाल क्या हैं बेटा। जी बेटा CTD के हवाले से ऑलरेडी बेटा मैं आपको बहुत बार गाइड कर चुका हूं। अगेन बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि
सीटीडी का जो सिलेबस है उसे आप देखें, इंग्लिश का पोर्शन है उसमें उसमें आपका जो है ना कंप्यूटर का पोर्शन है, उसमें आपका पाकिस्तान स्टडीज है, पाकिस्तान ज्योग्राफी है, उसमें इस्लामिक स्टडीज भी है, और उसके अलावा आप ये देखें कि उसमें पोर्शन है आपका एक्ट के हवाले से है, कंप्यूटर का पोर्शन है। तो ये पोर्शन तैयार करें, कोशिश करें पास्ट पेपर में भी, जो पास्ट पेपर जितने भी मौजूद हैं सारे करें आप, सिर्फ सीटीडी वाले ना करें, जितने भी पीपीएससी के पास पेपर मौजूद हैं 21, 22, 23 वाले हमने भी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। वेबसाइट पे जाके आप उन्हीं, हमने जो पोस्ट अपने जो वेबसाइट पे अपलोड किए ना, वहाँ सब्जेक्ट वाइज भी किए हुए, इंग्लिश के एमसीक्यू सारे अलग हैं, उन्हीं को अलग से करने, कंप्यूटर के एमसीक्यू सारे इकट्ठे कर दिए एक जगह पे, कंप्यूटर का सब्जेक्ट वो तैयार कर लें। आप अगर इस तरह से कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जो पोर्शन उन्होंने बताया है, तो इस तरह से आपका एग्जाम इजीली पास हो सकता है। तो पास्ट पेपर करें सबसे ज्यादा, फिर जो पोर्शन आपका वीक है उस पर काम करें, जो पोर्शन आपका वीक है बेटा उस पर काम करें। वन पेपर की जो बेटा मैथ है, इंशाल्लाह उसके लिए हम आपको बहुत जल्द सरप्राइज देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जीरो से स्टार्ट करनी है तो क्या करें बेटा, इतने सारे लेक्चर हमारे मौजूद हैं, जिसने जीरो से शुरू करना है वो अपना रजिस्टर उठाए, लेक्चर नोट करना शुरू करे, लिखना शुरू करे, एक एक लेक्चर 1 बाय 1 तरतीब से। मेरे ख्याल से 15-20 दिन में उन्हें सारी कहानी समझ आ जाएगी कि करना कैसे होता है। राक ऑफ डूम नहीं बेटा, डूम ऑफ राक है, राक ऑफ डूम नहीं, डूम ऑफ राक है। ये आप देखिए फलस्तीन के अंदर यरूशलेम में जो मस्जिद है, जो आपको गोल्डन कलर का जो आपको गुंबद नजर आ रहा होता है, जो आप तस्वीर देखेंगे, उसी को हम डोम ऑफ राक कहते हैं। जी बेटा ये लाइव लेक्चर है बेटा, ये लाइव लेक्चर हो रहे हैं, ये कोई बाद में नहीं मिलेंगे आपको, साथ साथ करते जाएं। पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, ये कल तक ओपन रहेगा, उसके बाद ऑफ कर देंगे हम। अगर हम टाइम निकाल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए अपना वीकेंड सेक्रीफाइस करके, तो आप भी तो थोड़ी सी शर्म करें ना कि 24 घंटों में से 2 घंटे निकाल लें और आके जो है ना उसे तैयार करें, लाइव क्लास में लें आके। अगर आप नवाबजादे हैं, आपको 1 हफ्ते के बाद करना है, तो बेटा फिर आप तैयारी ना करें, कुछ और करें। एएसएफ इंस्पेक्टर का बेटा सिलेबस दिया गया है, एएसएफ के हवाले से या ये जो एफपीएससी के एग्जाम है उनके हवाले से बेटा, जो बच्चा आज से जो दिन रह गए हैं उसके पास, वो करंट अफेयर करेगा, मैथ को रिवाइज करेगा और इंग्लिश को रिवाइज करेगा, उसका एग्जाम पास हो जाएगा, आराम से उसका एग्जाम पास हो जाएगा। मैथ के लिए indiabix.com से या एग्जाम वीडा से कर लें, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको कुछ ना कुछ मैथ के हवाले से प्रोवाइड करें। तो ये कर लें, करंट अफेयर कहीं से भी कर लें। एफपीएससी ने पिछले 5 सालों के बताए हैं, आप पिछले कम से कम 2-2.5 सालों के तो करके जाए ना, 5 सालों के कर लें तो बहुत अच्छा है। इंग्लिश कहां से बेटा, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन करें। इंस्पेक्टर के पेपर जो होता है ना एफपीएससी में 16 स्केल तक, जर्नली ये देखा गया है कि उसमें वोकैब का पोर्शन नहीं होता, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है बस। वोकैब का पोर्शन होगा 17 स्केल पे, एडीआईबी में, एडीएएसएफ के पेपर में। तो इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह कर लें, एक बार आपकी जान छूट जाएगी, चाहे वो पीपीएससी में हो चाहे फिर एफपीएससी में हो। आप क्यों नहीं करते हैं? मैं थक गया हूं आप लोगों को कह कह के कि जी भाई आप एक दफा कर लें, इंग्लिश के सब्जेक्ट को उठाएं, 15-20 दिन में 1 महीना लगा के कर लें। अगर आपको आगे कहें जी मैंने इंग्लिश भी करनी है, मैथ भी करनी है, कंप्यूटर भी जीरो से करना है, तो दिन कितने रह गए हैं पीछे पेपर में से? दिन तो 5 से 6 रह गए हैं, उसमें आप क्या क्या करेंगे? जी बेटा इस्लामिक स्टडीज का यह 3रा लेक्चर था, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, इसे कंप्लीट करेंगे हम। एसएनजीएडी की प्रिपरेशन के लिए पास पेपर, बेटा सारे पास पेपर करने हैं आपने। इस्लामियात के पिछले 3 लेक्चर बेटा पड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी कर लें।
वेबसाइट का नाम बता दे बेटा। वेबसाइट का नाम हमारे एकेडमी के नाम से है, pacegkacademy.com। pacegkacademy.com लिखेंगे गूगल में जाके, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं, मस्जिद अक्सा बेटा और है, डोम अफराक और है, दोनों में फर्क है बेटा। जी बेटा, इंटरव्यू की तैयारी हम अपने स्टूडेंट्स को तो करवाते हैं बेटा, जो हमारे अपने स्टूडेंट है रजिस्टर्ड, उन्हें तो हम कोशिश करते हैं, तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा जर्नल एक लेक्चर बना के मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, इंटरव्यू के हवाले से जर्नल जो गाइडलाइन है वो आपको मिल जाएगी बेटा। कंप्लीट तैयारी करने के लिए अंदाजन कितने मंथ लग जाएंगे, फिर ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप 3 महीने में कर सकते हैं, 3 में कर रहे हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है ना कि आप ऑब्जर्व कितना करते हैं, आप पढ़ते कितना है डेली का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेल्ट फोर्स में भी अप्लाई बेटा अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो एलिजिबल क्राइटेरिया जो है उस पर पूरा उतरे तो। 25 साल मांगी होती है अक्सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अक्सर 25 से ज्यादा हो चुके होते हैं। अगर आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हसन रजा साहब कह रही पहले वाले 2 लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किए बेटा, पढ़े हुए हैं। लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे, जहां पे लाइव लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी होगी ऊपर, तो लाइव वाले पोर्शन में लेक्चर इसके पिछले 3 मौजूद हैं। पीपीएससी में उर्दू कहां से करें बेटा? पास पेपर वाली करें, जो पास पेपर में आई हुई है उर्दू उसी को करें बस। इंग्लिश पोर्शन के लिए बेटा बुक पढ़ें, वेबसाइट से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश पोर्शन के लिए एक तो पास पेपर वाली इंग्लिश करें, दूसरा कोई ना कोई बुक पढ़ें। मार्केट से बुक ले लें, टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद, रनन मार्टन की बुक ले लें, कोई भी किताब ले लें आप। हाँ, नया बैच के बारे में बच्चा पूछ रहा बेटा, नया बैच हमारा कल से पहली क्लास होगी बेटा, कल हमारी पहली क्लास है, नया बैच जो हमारा शुरू होने जा रहा है। मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जिन बच्चों ने जो पे कर सकते हैं वो जरूर ज्वाइन करें, जो पे नहीं कर सकते फिर वो वीकली फ्री क्लास पे गुजारा करें। ये बेटा 2 नंबर हैं एकेडमी के ऑफिशियल। अगर आप हमारा जो असिस्टेंट का नया बैच शुरू होने जा रहा है, कल पहली क्लास है उसकी, तो उसमें कोई एडमिशन लेना चाहता है तो इन नंबर पर रब्ता करेगा। किसी एकेडमी के साथ बेटा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉर्पोरल एएसआई का बेटा टाइम थोड़ा रह गया, उसका खुद से तैयारी करें। अब जो टाइम रह गया खुद से तैयारी करें उसमें। जी शबाज अहमद साहब, आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है बेटा। शबाज अहमद साहब, आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है इंटरव्यू के लिए, जो आप कह रहे हैं मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर पहले किया है तो अगेन कर दे। असल में एडमिशन का टाइम है, बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आपका मैसेज जो है वो रह गया हो, कहीं पे मिस हो गया हो। पेडागोजी के बेटा फिलहाल लेक्चर नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है ना पेडागोजी की कोई सीरीज लेके आएंगे इंशाल्लाह, एग्जाम से पहले आपके लिए। वादा नहीं करते, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बेटा ये वीकली फ्री क्लासेस होती हैं, हर एतवार होती है, सबके लिए है ये। अगले एतवार होगी नेक्स्ट डे से। ये एपिसोड ऐसे समझ लें आप, ये तीसरा एपिसोड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एतवार को 8 बजे नया एपिसोड होगा, इससे अगला। हम बिलाल अहमद साहब कह रही मेरे पास पीपीएससी के पास पेपर 2019 से 2020 किए हैं, सही है। नहीं बेटा सारे करें, 2019 से ऑनवर्ड 2024 तक सारे करें। वेबसाइट पे सारे नहीं है बेटा, वेबसाइट पे जो अभी तक हमने अपलोड किए हैं पास पेपर
वो 2021, 22 और 23 तक के किए हैं। 2024 के भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएंगे और 2020 के भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम एक वीक में अपलोड कर दें ये सारी चीजें। एक बच्चा पूछ रहा न्यू बैच में किस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करवाएंगे? बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी, पाकिस्तान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जीके को पहले लेके चलेंगे आप, साथ में कंप्यूटर चल रहा होगा, इस तरह से चलेंगे इंशाल्लाह। सीटीडी का टेस्ट कब है? बेटा टेस्ट 11 को शेड्यूल हो गया है, उम्मीद यही है कि 11 अगस्त को हो जाएगा। नहीं बेटा, इस्लामियात आपको जो यहाँ पढ़ा दी जाएगी फ्री क्लास में, वो रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी। रेगुलर क्लास में उससे आगे चलेंगे हम। फ्री क्लास में भी अगर आपको वही पढ़ाया जाए और पेड क्लासेस में भी वही पढ़ाया जाए तो फिर क्या फायदा है आपको फीस पे करने का? कॉमन सेंस इस्तेमाल करें यार। फी में रिलैक्सेशन हमने रखी हुई है ऑर्फन के लिए, डिसेबल के लिए और मिनॉरिटीज के लिए, उनके लिए डिस्काउंट रखा हुआ है। बाकी बेटा आपको पता है नॉर्मल सी फीस है हमारी, पूरा पाकिस्तान घूमे आप। इस तरह से अगर आपको कोई पढ़ा रहा है वो भी इतनी कम फीस में, तो फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। पेड बैच में सिलेबस कैसे डिवाइड किया है आपने? लेक्चर पर डे? जी बेटा पर डे नहीं, एक सब्जेक्ट खत्म होगा फिर नया सब्जेक्ट शुरू होगा। मैक्सिमम आपके 2 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे होंगे, मैक्सिमम आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे होंगे या फिर एक चल रहा होगा, वो एंड होगा तो नया सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। सीटीडी का बेटा हमने सेशन शुरू किया था, वो तो अभी काफी टाइम हो गया है। अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन कम फायदा होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि टाइम थोड़ा है। बेटा ये फ्री क्लास है। एक बच्चा है मेरे ख्याल से हमारी पेड क्लास का पहला है, सर मुझे पाकिस्तान। बेटा वो जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं उसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। आज की जो क्लास है इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जो पेड बच्चे हैं ये फ्री है सबके लिए, आप लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, ना लेना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। जो क्लास का वर्क है वो अलग है। एक बच्चा कह रहा सर आपके कितने नंबर थे एकेडमिक? बेटे मेरे 25 बनते हैं मुश्किल से, 25। जी बेटा असिस्टेंट का जो बैच हमें शुरू करने जा रहे हैं कल से, वो 0 से ही शुरू हो रहा है बेटा। कल इसकी पहली क्लास होगी, 0 से शुरू होगा बेटा। उसमें सिलेबस जो 0 से शुरू करना है, पढ़ाने का तरीका हमारा ये है, देखें आपको आपके सामने है। एक चीज को हम 0 लेवल से लेके चलते हैं, उससे एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। हाँ, जूनियर क्लर्क का बेटा सिलेबस यही होगा, कंप्यूटर का पोर्शन ज्यादा होगा। जो भी सीट आती है कमीशन में सिलेबस भी बताया जाता है, तो कोशिश करें सिलेबस को देख के तैयारी करें। फी कितनी है एकेडमी? बेटा 4000 पर मंथ हमारी फीस है। टोटल 3 महीने का बैच होता है, आपने पर मंथ ही फीस पे करनी होती है। 4000 पर मंथ है। हम इकट्ठी फीस नहीं लेते बेटा, हम आप लोगों पे छोड़ते हैं फैसला। पास पेपर की प्रिपरेशन के लिए भी सेशन स्टार्ट करें? बेटा हमने किया था, ऑलरेडी स्टार्ट है हमारा। SMGAD का टेस्ट बेटा अभी कुछ नहीं कहा सकता टेस्ट कब होगा। आपका काम तैयारी करना है, तैयारी पे फोकस करें, किसी वक्त भी आ सकता है। जी बेटा नहीं, हमारा जो बैच है उसकी फीस बेटा 4000 पर मंथ है। ये नंबर दिए गए हैं, सिर्फ आप इन्हीं पर राब्ता करेंगे। ये हमारे एकेडमी के ऑफिशियल नंबर है बेटा, इसके अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नोट्स नोट्स बेटा आप लोग खुद बनाएं।
ASI इस्लामाबाद सिलेबस बेटा जनरल सिलेबस है उसका भी। असिस्टेंट का सिलेबस बता दें बेटा, असिस्टेंट की जितनी भी सीट आती हैं PPSC में, PPSC के अलावा उनका जर्नल सिलेबस होता है। जर्नल सिलेबस का मतलब वो 10 सब्जेक्ट, इसमें मैथ का पोर्शन होगा, इंग्लिश का होगा, कंप्यूटर का होगा, एवरीडे साइंस होगी, इस्लामिक स्टडी होगी, पाकिस्तान स्टडी होगी, पाकिस्तान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उर्दू का पोर्शन होता है, करंट अफेयर का पोर्शन होता है। तो ये 10 सब्जेक्ट होती हैं। जितने भी असिस्टेंट की सीट आएंगी उसका सिलेबस जर्नल होगा। SNGAD का सिलेबस बेटा जर्नल है, बता दिया आपको मैंने फैसल चीमा। न्यू बैच कब से स्टार्ट है बेटा? कल से स्टार्ट है, कल पहली क्लास है, कल पहली क्लास है बेटा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो बेटा वो इन नंबर पर राब्ता करके एडमिशन करवा सकता है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दें बेटा। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कोई कंफर्म नहीं है, PPSC ने कोई नहीं की हुई। लेकिन जर्नल यही होता है, 10 सब्जेक्ट हैं तो 8 से 10 नंबर का एक सब्जेक्ट से पोर्शन होता है। इस्लामाबाद पुलिस में ऐसे होगा मेरे ख्याल से बेटा, ऐसे होगा, चेक कर लें मजीद से, इसका सिलेबस चेक करें। जी बेटा, जो हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है उसमें 10 के 10 सब्जेक्ट बेटा हमने आपको करवाने हैं। हमने आपको 10 के 10 सब्जेक्ट 3 माह में कवर करवाने हैं। फीस 4000 पर मंथ है जी। मंथली फीस बेटा 4000 है। ADIB का बड़ा सिलेबस निकालें, उसके मुताबिक तैयारी करें। मैंने आपको बताया FPSC के एग्जाम जिसने देनी है वो आज से, जो उसने पहले कर लिया ठीक है, करंट अफेयर पे काम करें, मैथ पे और इंग्लिश पे काम करें। इन 3 सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर लेते हैं सारा सिलेबस पेपर से पहले, तो इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, लाइव क्लासेस हमारी पेड क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे। एतवार को ये फ्री होती है सबके लिए। चले बेटा, वही सवाल आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम क्लास एंड कर देते हैं। मेहनत करें, खुश रहें। किसी बच्चे का सवाल रह गया हो जिसे हम इंटरटेन ना कर पाए हों तो वही नंबर पे कांटेक्ट करेगा, अपना इशू बताएगा, इंशाल्लाह हमारी टीम जो आपको रिप्लाई करेगी। इंशाल्लाह जो हमारी टीम है बेटा आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेगी। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बताएंगे। इंटरव्यू में डिग्री देखते हैं बेटा, आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, जो रिजल्ट कार्ड है दोनों में से एक होना चाहिए आपके पास। ट्रांसक्रिप्ट जरूरी है, रिजल्ट कार्ड जरूरी है। इंटेलिजेंस ऑफिसर का टेस्ट जल्दी होगा बेटा इंशाल्लाह, मैक्सिमम अगस्त के एंड में और सितंबर में ये एग्जाम सारे इंशाल्लाह क्लोज हो जाएंगे। देर ना करें, अपनी तैयारी को फोकस करें। बेटा 3 मंथ का होता है बेटा, हमारा 3 मंथ का होता है सेशन। नोट्स बेटा खुद बनाए, देखिए MCQs जो है, देखिए अब आप मुझे कह रहे नोट्स बनाने का तरीका बता दें। अब आप मुझे ये नहीं बता रहे कि ये PMS के नोट्स बनाने का बताना है मैंने आपको, पास्ट पेपर के नोट्स बनाने का बताना है, या फिर लेक्चर के नोट्स बनाने का बताना है। सवाल तो क्लियर किया करें ना यार। चलो, फ्रेशर सिटी डी के किन पोर्शन पे फोकस कर अच्छे से बेटा। CTD का सिलेबस निकाले, मैं आपको थक गया हूं बता बता के। सिलेबस निकाले बेटा, सिलेबस में बताया गया है सारा, ये कौन सा पोर्शन कितने नंबर का होगा। चले बेटा, खुश रहें। किसी बच्चे का सवाल रह गया हो तो इस पर रब्ता कीजिएगा, ये नंबर बताए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। खुश रहें बेटा, खुश रहें। क्लास हम एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी।